हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कल हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम कि सर एचआरएम क्या होता है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। फिर हमने पढ़ा कि सर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर फीचर्स पढ़े, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। उसके बाद ह्यूमन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, सबको अलग अलग मैंने डिफाइन भी किया था बहुत अच्छे तरीके से। और इन सारी चीजों पे मैंने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, मतलब पार्ट 1 था वो। आज हम पार्ट 2 पे डिस्कस करेंगे जो कि है फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है कि कल केवल जैसे होता है ना इंट्रोडक्शन की बात हो रही है कि सर इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कैसे आया, कैसे ह्यूमन रिसोर्स का जन्म हुआ, उसके पहले कौन कौन से एरा हुए, ठीक, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य, कि उसमें होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, हम किन किन फंक्शंस को, किन किन काम को हम क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर करते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो दो फंक्शन होते हैं, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी का मतलब जो इसका मेन काम होता है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है सर, ये जरूर होता है इस मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंडरी का मतलब जो बाद में होता है, जो कभी कभी जब उसका यूज होगा तभी उसका मैनेजमेंट किया जाएगा सेकेंडरी फंक्शन का। अगर यूज नहीं होगा तो उस फंक्शन को हम यूज नहीं करते हैं। लेकिन प्राइमरी इज द बेसिक फंक्शन, इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है। जैसे नॉर्मली अगर मैनेजमेंट आपसे पूछे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये क्या है, मैनेजमेंट का मेन फंक्शन है, ये प्राइमरी फंक्शन है। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन आपको दिखता है तो दिस इज कॉल्ड ए सेकेंडरी फंक्शन। ओके, तो वैसे यहां पे भी है कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। प्राइमरी इज द बेसिक एंड मेन फंक्शन, एंड सेकेंडरी फंक्शन इज द कॉम्प्लीमेंट्री, की मतलब जब होगा तभी करेंगे, नहीं होगा तो कोई यूज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन इज द बेसिक फंक्शन। इसके अंदर क्या आता है बेटा, इसके अंदर आता है प्लानिंग आता है, इसके अंदर आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्या आता है डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कहेंगे सर स्टाफिंग नहीं है सर इसके अंदर। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही तो स्टाफिंग है। इसमें हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं बेटा, ह्यूमन रिसोर्स को। स्टाफिंग के अंदर भी यही होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सर, इसके अंदर प्राइमरी फंक्शन में स्टाफिंग नहीं होता, क्योंकि स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो आप ध्यान रखिएगा कि सर स्टाफिंग इसमें नहीं आता है। तो वही है कि सर पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अरे कुछ भी अगर ह्यूमन रिसोर्स को अगर कंपनी के अंदर मुझे रखना है तो पहले तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना, किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स हम रखेंगे, वो क्या काम करेंगे, किस पद पे रखे जाएंगे, सब कुछ हम प्लान करते हैं, जिसका एग्जीक्यूशन अभी हुआ नहीं लेकिन अभी सोच रहे हैं। प्लानिंग क्या होता है, फोरकास्टिंग, मतलब सोच रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है प्रोसेस, कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की इंप्लॉय रखूंगा, स्किलफुल रखूंगा तो मेरा कंपनी बेस्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट हो जाएगा। तो प्लानिंग के अंदर केवल क्या करते हैं बेटा, एस्टिमेशन करते हैं। क्या करते हैं, एस्टिमेशन, कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, ये तो प्लानिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि किस तरीके के पद रखे जाएंगे, कि सर मैनेजर के पद कितने होंगे, सुपरवाइजर के पद कितने होंगे, कितने वर्कर्स होंगे, कितने सीईओ होंगे, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर हो। जैसे हम कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन में वीसी का पद होगा, उसके बाद एचओडी होगा, समझ में आ रहा है ना, एचओडी, एचओडी के बाद फिर उसके अंदर कितने सारे टीचर्स आएंगे, फिर स्टूडेंट्स है, फिर प्यून है, बहुत सारे। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, मतलब इस तरीके से इंस्टीट्यूशन चलता है। ऐसा थोड़ी कि आप खोल दिए और आपको पता ही नहीं कि सर इसमें क्या क्या हमको डिग्निटी रखनी है, कौन कौन से पद रखने हैं, ऐसा नहीं होता ना, पहले से ही डिसाइड होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी होती है, जो पहले से ही डिसाइड होता है कि किस पद के लिए किस पद को हम अपने कंपनी के अंदर रखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आएगा, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। फिर होता है डायरेक्टिंग। अब जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हमारे कंपनी के अंदर आएंगे उनको क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्या पॉलिसी हमारे कंपनी की, उस तरीके से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे। लीडरशिप, जिसको आप बोलते हैं सर इसी के अंदर लीडरशिप आता है। तो लीडिंग आना चाहिए, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ होने चाहिए, कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको मान के वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप गए और अपने मन से काम कर रहे हैं। विदाउट डायरेक्शन, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन, विदाउट ओबीडियंट कोई भी काम आप नहीं करते। आपको उनकी बात माननी है तो डायरेक्शन देना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन उनके साथ करना ही पड़ेगा। फिर क्या होता है बेटा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो मैंने डायरेक्शन दिया है
जो मैंने क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है, उस तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम देखते हैं किसमें, कंट्रोलिंग के अंदर। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो मैंने काम दिया उसको सुपरवाइज करिए कि अगर मैंने कोई टास्क दिया है, टास्क 1 टास्क 2, तो दोनों टास्क टाइम पे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये कंट्रोलिंग होता है। जो मैंने काम आपको पद दिया हुआ है, मैनेजिंग का काम दिया हुआ है, तो मैनेजर का काम आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टिव में केवल डायरेक्शन देना होता है, लीडिंग करना, देख रहे हैं। लेकिन कंट्रोलिंग में आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं कि भाई वो जो मैंने काम दिया है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंट्रोलिंग में करते हैं। तो 4 चीजें समझ गए प्राइमरी फंक्शन में। पहला होता है बेटा प्लानिंग। प्लानिंग में केवल फ्यूचर एस्टिमेशन होता है कि किस तरीके से हम बिजनेस या ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, फ्यूचरिस्टिक सोच। दूसरी हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी की, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके के पद होंगे हमारे कंपनी के अंदर, ये हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर पढ़ेंगे। फिर तीसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है बेटा, लीड करना। किस तरीके से कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको लीड करना है, क्या बताना है, जो नए फ्रेशर्स आएंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, किस तरीके से डायरेक्टिंग करना है, उनको लीड करना है, ये हम लोग डायरेक्टिंग में पढ़ते हैं। ये उसका फंक्शन होता है। और क्या इसका काम होता है बेटा, कंट्रोल करना। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे कंपनी के अंदर आ गए हैं, जो उनको काम बता दिया गया उस तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब कंट्रोलिंग में आता है। जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा या उसको सिखाया जाएगा, ये सारी चीजें कंट्रोलिंग में होती हैं। तो ये प्राइमरी फंक्शन है। मतलब इसके बिना या इसके अगर ये चीज नहीं होगी तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये 4 चीजें होना कंपलसरी है किसके अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। सो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेटिव फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन पे। सेकेंडरी फंक्शन इज दैट फंक्शन व्हेन अराइज। ठीक है, जब अराइज होगा, ये जब जरूरत पड़ेगी। अगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये आएगा नहीं। प्राइमरी इज द बेसिक फंक्शन। ठीक, समझ में आ गया। तो देखो वही लिखा ऑपरेटिव फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन। इसमें आता है पहला जो लिखा हुआ है वो है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है बेटा, इकट्ठा करना किसी चीज को। तो इकट्ठा कैसे होगा, इकट्ठे का मतलब होता है कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे आएंगे हमारे कंपनी के अंदर, कैसे हम उनको अपने कंपनी के अंदर लाएंगे। जैसे हम अगर कहीं जॉब करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो हमें कैसे कंपनी हायर करती है, प्रोक्योर करती है। तो पहला तो काम यही होता है ना कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, एचआरएम के अंदर, कि किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को हायर करेंगे, बाहरी या जो भी। ठीक, तो पहला है बेटा कि जॉब एनालिसिस वो करती है। क्या करती है, ये सब चैप्टर्स हैं उसका, भी आगे पढ़ेंगे ना। ये चैप्टर आएगा, एचआर प्लानिंग आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, सिलेक्शन आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो पहले होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के अंदर देखा जाता है कि हम अपने कंपनी के अंदर किस तरीके की जॉब हम देंगे करने के लिए। ठीक है, ये हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ये पहले से ही सोचा रहता है, ये पहले से ही सोचा रहता है। ये नहीं कि आने के बाद डिसाइड कर रहे हैं कौन कौन सा जॉब करेगा, ये नहीं होता। पहले से ही पता होता है कि ये बंदा मैनेजर है, ये बंदा क्लर्क है। ठीक है, फिर दूसरी चीज आती है एचआर प्लानिंग। जितने भी ह्यूमन रिसोर्स आते हैं, अभी इसको पढ़ेंगे भी, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स आते हैं उनको मैनेज करना, कि वो क्या करेगा, उसका क्या काम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम एचआर प्लानिंग में करते हैं। ये पहले से ही सोचे होते हैं। प्लानिंग है ना, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सर पहले से उसके बारे में सोचना। ये नहीं कि क्लर्क आ गए बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन सा काम करना है, ऐसा नहीं है। क्लर्क को पहले से ही पता होता है कि उसको कौन सा काम करना है, और आपको भी बताना है उसको कि भाई कौन सा काम तुम करने वाले हो। ठीक, उसके बाद होता है रिक्रूटमेंट। ये सब अभी चल रहा है, मतलब अभी सोच रहे हैं इसके बारे में। उसके बाद होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कंपनी वैकेंसी निकाल देती है, भाई हमारे यहाँ कितने लोग चाहिए। जैसे नई कंपनी होगी तो पूरी वैकेंसी निकालेगी, भाई हमें सारे लोग चाहिए। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा, वैकेंसी होती है। वैकेंसी या एडवर्टीजमेंट कह लीजिए, कि कंपनी जो वैकेंट सीट के लिए आपकी वैकेंसी निकालती है, जैसे सरकारी हो गया चाहे प्राइवेट हो गया, वैकेंसी निकाल दी कि हमारे यहाँ 20 पोस्ट खाली है, आ जाइए। ठीक है, तो ये रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है। उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ओवर होगी, डेट ओवर होगी। अब क्या होगा बेटा, सिलेक्शन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें रिटन टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। ये सब सिलेक्शन में होता है। जैसे मान लो 1000 लोगों ने फॉर्म भरा, आपने 100 सीट के लिए वैकेंसी दी थी, तो सेलेक्ट कितने हो जाएंगे बेटा, 100 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। उसके बाद आता है प्लेसमेंट का प्रोसेस। अब जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा, भाई हमारे यहाँ सैलरी कितनी है और कितना आपको मिलेगा, क्या पीएफ होगा, क्या आपका पेन जो भी है, मतलब वेलफेयर फैसिलिटी क्या होगी, इंश्योरेंस, सारी चीजें उसको आप बताएंगे प्लेसमेंट के जरिए, तभी तो वो आएगा ना। जैसे प्लेसमेंट में भी कुछ लोग चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई हम हमारे हिसाब से यहाँ पे सैलरी नहीं है, मिल रही है, तो वो लोग छोड़ देते हैं। या हो सकता है प्लेसमेंट में ये लिखा हो कि आपको इंडिया से बाहर काम करना है, तो भी लोग छोड़ देते हैं। इसलिए प्लेसमेंट कराया जाता है कि भाई उसमें वो बताते हैं कि 1-2 महीने का टाइम देते हैं कि आप अगर इस पे साइन कर देंगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है या नहीं है, जो भी ये सब लिखा होता है उसके अंदर। फिर होता है इंडक्शन का प्रोसेस। इंडक्शन का मतलब होता है ज्वाइनिंग। क्या होता है बेटा, ज्वाइनिंग, कि जिस डेट से आप
कंपनी के अंदर आ जाएंगे, या उस पे लिखा होगा कि 1 जनवरी से, जैसे आपको नवंबर में सिलेक्शन हो गया और उस पे लिखा है कि 1 जनवरी को से आपको कंपनी को ज्वाइन कर लेना है, तो 1 जनवरी इज द इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इंडक्शन फंक्शन। तो समझ में आ गया, 5 चीजें इसमें पढ़ी, 6 चीजें। पहला हमने पढ़ा सर कि जॉब एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन जॉब करेगा, किस तरीके की पोस्ट होगी, हम जॉब एनालिसिस में देखेंगे। फिर एचआर प्लानिंग करेंगे, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके का काम करेगा पहले से ही डिसाइड होगा। फिर हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट, कंपनी वैकेंसी निकालेगी, कौन से पद उसके रिक्त हैं या पूरे खाली हैं, सबके लिए रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होगी, वैकेंसी जो भी होगी वो आएगी। फिर उसके बाद सिलेक्शन होगा, जितने भी वैकेंसीज में लोग फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, उसमें से जितनी भी वैकेंसी सीट होगी उतने के लिए लोग क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद प्लेसमेंट वाला प्रोसेस होगा, जिसमें आपकी सैलरी, प्रोविडेंट फंड, बहुत वेलफेयर फैसिलिटी, क्या क्या हमारे यहाँ फीचर्स अवेलेबल है, सब कुछ उस पर लिखा होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट करके आप उसको क्या करते हैं, साइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंडक्शन प्रोसेस होता है, जहां पे आप ज्वाइनिंग करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ज्वाइनिंग टाइम जिसको बोलते हैं, ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग डेट को ही हम लोग इंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोक्योरमेंट के अंदर आता है, जिसमें हम केवल इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को, और कुछ काम नहीं करा रहे, केवल क्या कर रहे हैं बेटा, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट पे चलते हैं, डेवलपमेंट। अब लोग इंडक्ट होके, इंडक्शन प्रोसेस करके अब लोग क्या हो गए, हमारे कंपनी के अंदर आ गए। तो अब तो फ्रेशर है वो, अब क्या है बेटा, फ्रेशर है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो देखो दूसरा वाला क्या है, डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट में जितने भी फ्रेशर्स आएंगे उनको हम क्या देंगे, ट्रेनिंग। कि भाई अरे काम थोड़ी जानते हैं, आप किसी भी कंपनी में गए, रिलायंस में गए चाहे टाटा में गए, तो आपको पता थोड़ी है, पढ़ के तो कुछ और गए, लेकिन भाई काम तो कुछ और ही करना होता है ना। तो अब वहां पे जो भी बंदे फ्रेशर्स के रूप में जाएंगे उनको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग। तभी तो समझ पाएंगे भाई एक्चुअल में काम यहाँ पे क्या करना है। उसके बाद कैरियर प्लानिंग है। कैरियर प्लानिंग में देखा जाता है कि आपको इस तरीके से डेवलप किया जाता है ताकि आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी दें अच्छे तरीके से, और खुद का भी कैरियर डेवलपमेंट करें, खुद भी प्रोग्रेस के रूप में जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप एक ही पद पे रह जाइए, आपको लगता है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं तो आप अच्छी प्रोडक्टिविटी देख के अपने आप को क्या कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, कंपनी को भी आगे लेके जाएंगे, खुद को भी आगे लेके जाएंगे। फिर होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी, इसके अंदर होती है कि सर ह्यूमन रिसोर्स एक ही जगह नहीं रहेगा, उसको डेवलप करके आगे भी लेके जाया जाएगा। मतलब जो अगर परफॉर्मेंस बेहतर देगा, जो प्रोडक्टिविटी अच्छा देगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे, आगे बढ़ाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस में उसको भेजेंगे। ठीक है, उसको और भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये सब सारी चीजें एचआरडी स्टडी, और ये चैप्टर है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट का फंक्शन है। 3 फंक्शन होते हैं कि जो भी फ्रेशर्स आएंगे, जो भी कंपनी में इंडक्शन होके कंपनी के अंदर आएंगे, उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, ट्रेनिंग अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी कैरियर प्लानिंग करते हैं, और फिर एचआरडी स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होता है इसका मतलब। ठीक है, ये समझ जाइए। फिर उसके बाद कोई भी बंदा आएगा, ठीक है, तो क्या वो बिना पैसे के काम करेगा, ऐसा तो है नहीं। देखो मैं एकदम जैसे होता है ना, एक प्रोसेस के साथ काम होता है, ऐसा नहीं कि एचआरडी का फंक्शन, एचआरएम का फंक्शन कुछ भी होता है सर कि कैसे भी बता दीजिए, नहीं। देखो एक प्रोसेस है कि सर पहले इकट्ठा किया गया, फिर उनकी ट्रेनिंग दी गई सर, फिर क्या देखा जाता है कि सर कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, उनको सही जॉब दी जाए, एक तो पहली चीज होती है, और दूसरी चीज होती है कंपनसेशन, सैलरी अवेलेबल कराना, वेजेस देना, जो उनके जॉब के लिए या जॉब जिस तरीके का काम है उस तरीके की उनको सैलरी मिल रही कि नहीं मिल रही, वेजेस। ठीक है, तो देखो कंपनसेशन एंड मोटिवेशन की बात हो रही है, तो पहली चीज जॉब डिजाइनिंग होती है। जॉब डिजाइनिंग में किस तरीके के जॉब, किस तरीके की पोस्ट आपके कंपनी में अवेलेबल है, ये देखा जाता है। ठीक है, ये नहीं कि 2 मैनेजर है की पोस्ट है और आपने 4 लोग को हायर कर लिया, ऐसा नहीं होता। जॉब डिजाइन पहले से ही डिसाइडेड होती है, 4 है तो 4 पोस्ट लोग भरे जाएंगे, 2 होंगे तो 2 भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है वर्क शेड्यूल, कौन कितने बजे से कितने बजे तक काम करेगा। ठीक है, या सब लोग कितने बजे से कितने, 9 बजे आएंगे सर और 4 बजे चले जाएंगे सर। ये वर्क शेड्यूल सबके लिए सेम होगा, ये नहीं कि हमारे लिए अलग है और सबके लिए अलग है, नहीं, सबके लिए एक वर्क शेड्यूल होगा। फिर जॉब इवेल्युएशन है, जो जिस पोस्ट पे आया है उस पे देखा जाएगा कि क्या वो उस लायक है कि नहीं है। कि सर मैंने क्लर्क तो बनाया लेकिन वो क्लर्क के लायक नहीं है, वो प्यून के लायक, तो उसको प्यून बैठाएंगे। ठीक है, तो जॉब इवेल्युएशन भी देखा जाता है कि भाई जिस पोस्ट के लिए मैंने इस बंदे को रखा है वो उस तरीके का काम कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा है तो उसको हटाएंगे, डिमोट करेंगे। अगर उस लगता है कि सर ये बेहतर काम कर सकता है तो उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो जॉब इवेल्युएशन से ये चीजें पता चलती हैं। फिर आता है कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए हम एक संस्था बनाते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं, जिसका काम क्या होता है कि सभी इंप्लॉइज को सही टाइम पे सैलरी प्रोवाइड करना, वेजेस प्रोवाइड करना। ऐसा 1 से 5 के बीच होता है ना कि सैलरी आ जाएगी आपकी, तो अपने आप थोड़ी आ जाती है, उसके लिए एक डिपार्टमेंट बना, तो उसका वही काम ही होता है, जहां 1 से 5 के बीच डेट आएगी वो पूरा काम चलता है, और 5 से पहले आपके खाते में क्या आ जाता है, सैलरी क्रेडिट हो जाती है। इसके लिए कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है ताकि उसको दिक्कत, खासकर सरकारियों में ज्यादा होता है। ठीक है, कि
वो पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन ही होता है जिसका काम केवल सैलरी ट्रांसफर करना होता है अकाउंट डिपार्टमेंट का, तो वो वही करती है। फिर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल देखती है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है एम्प्लॉय, उनकी पोटेंशियल, उनकी क्षमता देखती है कि वो क्या हमारे कंपनी के काम करने लायक है कि नहीं, इफिशियंसी उसके अंदर है कि नहीं, ये सब इसके अंदर एचआरएम फंक्शन के अंदर देखा जाता है। फिर इंसेंटिव बेनिफिट्स एंड सर्विसेज है, ये भी किया जाता है कि अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव, बोनस, ठीक है, या कुछ एक्स्ट्रा कम जैसे होता है ना कमीशन ऑन सेल्स, ये भी देखा जाता है। प्रॉफिट में कुछ हिस्सा दे सकते हैं उसको, ठीक है, ये सब चीजें उसको अवेलेबल करा सकते हैं। फ्रिंज बेनिफिट दे सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हम क्या करते हैं, अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा फंक्शन था। तीसरे फंक्शन में हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके की जॉब हमारे कंपनी के अंदर रहेगी, ये जॉब डिजाइनिंग में हम लोग दिखते हैं। फिर कौन कितने बजे से कितने बजे तक आएगा, किस वर्किंग शेड्यूल क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई कभी भी आ रहा है, सबका एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए। जो जिस पद पे आया है वो देखा जाएगा उस जॉब को सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका इवैल्यूएशन करना, अगर नहीं सही कर रहा है तो डिमोट, अगर सही कर रहा होगा तो आगे प्रमोट किया जाएगा। कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, सैलरी एंड वेजेस किस टाइम पे मिलेगा उसको पता होना चाहिए, उसी टाइम पे उसको सैलरी और वेजेस क्या करना है, अवेलेबल करा देना है। फिर परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल की बात है कि जो हमारे कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं वो सही से परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर क्षमता है कि नहीं काम करने की, ये हम इसके अंदर देखते हैं। या ये भी देखते हैं कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किलफुल है तो वो आगे के लिए बेहतर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये पोटेंशियल के अंदर आता है। फिर इंसेंटिव बेनिफिट एंड सर्विसेज है कि अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव्स देंगे और सर्विसेज भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर होता है। ठीक है, तो तीसरा फंक्शन हमने पढ़ लिया। फिर चौथे पे चलते हैं। चौथा है आपका फोर्थ, मेंटेनेंस है। ठीक है, कि भाई अगर कंपनी के अंदर लोग आएंगे तो भाई उनकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि भाई कोई उनको नुकसान न हो, इसलिए ट्रेनिंग करवा देते हैं वो। ठीक है, कि भाई उनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलना चाहिए, उनको कंडीशन अच्छी मिलनी चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे चाहे कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद वेलफेयर की फैसिलिटी दी जाती है, अगर रिटायर होते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेंशन अवेलेबल है कि नहीं, ये सब भी दिया जाता है ताकि लोग आपके कंपनी के अंदर काम करें, ये उसका फंक्शन है। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ये सब आपके वेलफेयर फैसिलिटीज में आते हैं। लोग चाहते हैं कि भाई हम इस कंपनी से निकले तो हमें कुछ मिले, तो प्रोविडेंट फंड का भी इसमें हिस्सा रहता है। फिर पेंशन भी अगर किस कंपनीज देती हैं तो आप उसमें भी हिस्सा लेते हैं। तो ये वेलफेयर फैसिलिटीज होती है ताकि लोग रुकते हैं आपके कंपनी के अंदर, रिटेन रहते हैं। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी भी आवश्यक होता है कि भाई उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन वाली चीजें होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन उनके साथ अच्छा होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। ये लोग चाहते हैं, जैसे होता है ना एक डिग्निटी पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको सम्मान चाहिए होता है। ये नहीं चाहिए होता कि भाई हमको पैसे से मतलब है, वो लोग पैसा तो देखते ही हैं, बट दूसरी चीज होती है कि सर सम्मान मिल रहा है कि नहीं, डिग्निटी है कि नहीं मेरे पद की, मेरे पद की इज्जत है कि नहीं, ये सब देखा जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ऐसा नहीं मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, छोटे भी लोग चाहते हैं कि भाई जैसे प्यून है जो भी है वो भी चाहते हैं कि हमारा क्या हो, इज्जत हो हमारे यहाँ, मतलब हमारी इस कंपनी में चाहे इस इंस्टीट्यूशन में। तो ये सब चीजें देखी जाती है। सोशल सिक्योरिटी ये भी एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन ही है। तो ये किस में आता है बेटा, मेंटेनेंस में आता है। ये भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, वेलफेयर फैसिलिटी की, रिटायर होके जाए तो खुश होके जाए, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन अवेलेबल कराना, सोशल सिक्योरिटी की उनको सम्मान भी देना, उनको कोई दिक्कत ना हो। बाहर भी ऐसा नहीं कि ऐसा आपने इमेज बना दिया अपनी कंपनी का कि वो लोग बाहर जाते हैं तो लोग उनको गलत नजर से देखते हैं, सही नजर से नहीं देखते हैं। ठीक है, या कहते हैं कि यार ये गलत कंपनी में काम कर रहा था, ये सब सारी चीज। ठीक, फिर उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। क्या आता है बेटा, सॉरी, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मेंटेनेंस के अलावा चीजें होती हैं कि भाई लोगों से जुड़ना पड़ेगा, तो अगर जुड़ेंगे नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी। जुड़ने के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहला लिखा ना ग्रेवियंसेस, कि जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उनको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। शिकायतों को देखेंगे, उसके लिए शिकायत पेटिका रख देंगे, सीधी बात है। वो हर जगह होता है, इंस्टीट्यूशन और सारी चीजों में। फिर उसके बाद डिसिप्लिन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काम कराना है तो डिसिप्लिन में सबको रखना पड़ेगा। वेल ड्रेस, जहां ड्रेस की आवश्यकता है वहां ड्रेस पहन के आएंगे, जैसे इंस्टीट्यूशन में फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं ताकि आप अलग लगे। स्टूडेंट के लिए अलग ड्रेस होता है, तो ये सब क्या है, डिसिप्लिन ना, ताकि लगे कि हाँ यू आर द स्टूडेंट एंड आई एम द टीचर। ठीक है, तो जिसने बताया वो भी उस डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला, सही टाइम पे आए, सही टाइम पे जाए। ठीक, उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है मिलजुल के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। अगर आपको लग रहा है हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं, ऑटोक्रेटिक नहीं है, तो आप अपने जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, उनसे भी पूछिए कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और वो लोग मिल के किसी प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटिक वाले में होता है कि भाई वो लोग, मतलब यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो भी निर्णय लीजिए, डिसीजन लीजिए, वो किसी मतलब अपने इंप्लॉय से बिना पूछे मत लीजिए। उनसे भी पूछिए कि क्या मैं ये जो डिसीजन ले रहा हूँ ये क्या आप
इसको एक्सेप्ट करेंगे या बेहतर होगा कि नहीं हमारी कंपनी के लिए। तो ये पार्टिसिपेशन की बात आती है, मतलब होता है ना कि हमारे जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो बिना पूछे कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, तो ये पार्टिसिपेशन में आते हैं। ये भी आपको मेंटेन करके ही चलना पड़ता है। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन होता है। ट्रेड यूनियन क्या होता है बेटा? एक लीडर होता है एक यूनियन का, एक एम्प्लॉइज का, जिसका काम होता है कि वो उन सारे प्रॉब्लमों को इकट्ठे अपने से लेता है और फिर ऊपर मैनेजमेंट तक क्या करता है, लेके जाता है। तो ये ट्रेड यूनियन भी इसी का कॉन्सेप्ट है। फिर होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन, ठीक है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। वर्कर्स का रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन करके चलना पड़ता है कि लोग ये ना कहें कि सर ये इंडस्ट्री खराब है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो ये किसमें आता है बेटा? इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज आएगी सर? लोगों की शिकायतों का निवारण किया जाए, ग्रीवियंसेस का डिसिप्लिन अच्छा रखा जाए, ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग सही से हो, पार्टिसिपेशन लोगों का हो कि लोग ये ना समझे कि हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं जाता, हमसे केवल काम कराया जाता है। फिर ट्रेड यूनियन भी होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए हर एम्प्लॉय और वर्कर्स का, ताकि वो उनके प्रॉब्लम्स को ले जाए और उनके प्रॉब्लम को टॉप मैनेजमेंट तक ले जाए, टॉप मैनेजमेंट से उसको सॉल्व कराए। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, वर्कर वर्कर, ठीक है, इनके बीच भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि हमारी कंपनी डेवलप हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, ठीक है। लास्ट में आता है इमर्जिंग इश्यूज। मतलब इमर्जिंग इश्यूज का मतलब है कि सर जो इस समय हमारे सिनेरियो में ज्यादा उठते हैं या ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो ये सब इमर्जिंग इश्यूज में आता है। मतलब एचआरएम के अंदर इसको भी शामिल करना ही चाहिए। तो पहली चीज है सर पर्सनल रिकॉर्ड रखिए। मतलब जितने भी लोग हैं इंडिविजुअल, एक एक लोगों का रिकॉर्ड रखिए ताकि कोई दिक्कत ना हो भविष्य में। जैसे होता है ना कुछ ऐसे होते हैं जो गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं, या कुछ जैसे होता नहीं कि होते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, रहते कुछ और है। तो अगर मान लो कभी वो कुछ गलत काम में पकड़े गए जैसे किसी पुलिस के द्वारा, तो रिकॉर्ड अगर उनका रहता है तो आपके से क्या मिल जाता है, उनको मिल जाता है। जैसे मूवीज में आप देखते हो कि जैसे वो स्लीपर सेल का मेन अधिकारी निकल, स्लीपर सेल का आतंकवादी निकल गया, जैसे कुछ तरीके थे। तो अगर रिकॉर्डिंग किए रहोगे, तो रिकॉर्ड रखे रहोगे, तो आप बता सकते हो सर ये यहाँ रहता था, ठीक है। या उसके चीजों को आप पहले से एनालिसिस कर लीजिए कि ये बंदा वहां रहता है कि नहीं रहता है, रीचेक करवा लीजिए, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट का काम है ताकि आपके यहाँ कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद पर्सनल ऑडिट होता है। पर्सनल ऑडिट का मतलब जितने भी लोग आपके कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो सही से परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, आउटपुट कैसा है, इनपुट से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं सही तरीके से, प्रोडक्टिविटी सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पर्सनल ऑडिट, परफॉर्मेंस अप्रेजल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेटिंग दीजिए उनको, ठीक है। ये सब पर्सनल ऑडिट में आता है। फिर आता है एचआर अकाउंटिंग। एचआर अकाउंटिंग ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की बात आती है। मतलब हर इंडिविजुअल की अकाउंटिंग हम लोग रखते हैं कि वो उनको प्रॉपर सैलरी, प्रॉपर वेजेस, ठीक है, प्रॉपर प्रोविडेंट फंड, प्रॉपर पेंशन उनको सही टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सब पूरा एचआर अकाउंटिंग में देख रहा है ताकि भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो। कॉन्फ्लिक्शन से बचने के लिए सारी चीजें की जाती है, हर जगह होता है। फिर होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब है सुपरवाइजिंग, कि जितने भी लोग आपके कंपनी के अंदर हैं उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करिए। जैसे हर कुछ कुछ जो इम्प्लॉयज होते हैं उनको कुछ दिक्कत होती है काम करने से मेंटली, या कुछ उनको दिक्कत, मतलब जैसे होता है ना कुछ उनको डिजीज है, कोई बीमारी है, तो वो बता नहीं पा रहे हैं आपको, तो आप काउंसलिंग करके उनको देख सकते हैं कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो आप, ठीक है, आप थोड़ा बैठ जाया करो, ठीक है, आप 10 मिनट रेस्ट कर लिया करो। तो ये सब चीजें काउंसलिंग में आता है। ऐसा नहीं है कि उनको ये लगे कि अरे केवल काम ही कराया जाता है, मेंटली काम होता है लेकिन हमें दिक्कत भी होती है, तो कुछ देर रेस्ट भी हमको मिल जाता है। तो ये सब काउंसलिंग में आता है। तो ये भी एक इमर्जिंग इश्यूज है आजकल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। फिर होता है एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एचआरआईएस की बात हो रही है कि यहाँ पे ये बताया जाता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कि जो इन्फॉर्मेशन अगर हम देंगे उसी तरीके से वो काम करेगा, अगर गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो गलत तरीके से काम होने लगेगा। तो एचआरआईएस का बहुत बड़ा काम होता है हर कंपनी के अंदर, हर मैनेजमेंट के अंदर। फिर आता है इंटरनेशनल एचआरएम। ऐसा थोड़ी कि एचआरएम केवल इंडिया में ही लागू है, वो हर जगह लागू होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हर जगह लागू है वो यहाँ पे भी लागू हो जाए, मतलब हर जगह लागू, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये भी कुछ इमर्जिंग इश्यूज हैं, जो फंक्शंस हैं जो उठ रहे हैं, और इनको भी अगर हम अपनी कंपनी के अंदर सॉल्व मतलब लाएंगे तो हमारी कंपनी और बेहतर हो जाएगी, मैनेजमेंट और ज्यादा क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, इमर्जिंग इश्यूज, जो कि है सर पर्सनल रिकॉर्ड रखिए सबका इंडिविजुअल अलग अलग। फिर पर्सनल ऑडिट करिए, सबकी ऑडिट करिए, सही टाइम पे उनको सैलरी, वेजेस या सारी चीजें अवेलेबल हो जाती कि नहीं होती। एचआर अकाउंटिंग करिए कि किसी की भी अकाउंटिंग खराब ना हो भविष्य में। जैसे पीएफ आपको मिलता है, पेंशन आपको मिलता है, तो कैसे होता है, बिना अकाउंटिंग के हो जाएगा क्या? कितना मिला, कितना परसेंटेज एम्प्लॉयर का है, कितना परसेंटेज एम्प्लॉय का, आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें कैसे अकाउंटिंग के बिना हो पाएगी क्या? कभी नहीं हो पाएगी। तो सबकी अकाउंटिंग अगर रहेगी तो उसको उस तरीके से पेंशन एंड पीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, उनकी सैलरी के हिसाब से। फिर प्रॉपर अगर काउंसलिंग करेंगे कि इंडिविजुअल को क्या दिक्कत हो रही है, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे, उनको रेस्ट देते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे, तो आपके मैनेजमेंट और बेहतर हो जाएगा। अगर उनको एचआरआईएस मतलब ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर अच्छी रखेंगे अपने कंपनी के अंदर, तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा मैनेजमेंट। और जितना भी जो भी एचआरएम इंटरनेशनल में लागू है वो चीजें अगर आप अपनी कंपनी के अंदर लागू कर देंगे तो और भी आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, बेहतर
हो जाएगा। तो ये कितने फंक्शन, टोटल 6 फंक्शन थे हमारे एचआरएम के, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो फिर से मैं बस केवल रिवीजन करा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। हमने पढ़ा प्राइमरी फंक्शन के अंदर प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, डायरेक्टिंग पढ़ा एंड कंट्रोलिंग पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सेकेंडरी फंक्शन, जो कि जब जरूरत पड़ेगी तभी आता है, जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब ये नहीं आता है। तो प्रोक्योरमेंट हमने पढ़ा, कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को इकट्ठा करेंगे। तो जॉब एनालिसिस करेंगे, एचआर प्लानिंग करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे और इंडक्शन का प्रोसेस करेंगे। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। डेवलपमेंट में ट्रेनिंग होता है, कैरियर प्लानिंग होता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी होती है। फिर आता है कंपनसेशन, क्या बिना पैसे कोई काम करेगा? नहीं। तो जॉब डिजाइन, कब आएंगे कब जाएंगे, वर्क शेड्यूल करना, जॉब इवेल्युएशन करना, कंपनसेशन एडमिनिस्ट्रेशन देना, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल ये भी देखा जाता है और इंसेंटिव बेनिफिट एंड सर्विसेज भी इसके अंदर देखा जाता है। फिर हमने पढ़ा मेंटेनेंस, भाई लोगों को कैसे हम मेंटेन करके चलेंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल, वेलफेयर का ख्याल, उनके मतलब रिटायर होने के बाद सोशल सिक्योरिटी का भी अब ख्याल रखा जाता है। फिर इंटीग्रेशन में आता है कि भाई उनसे जुड़ेंगे कैसे, तो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो शिकायत पेटिका रखेंगे, डिसिप्लिन अपनाएंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब जो भी प्रॉब्लम अगर होगी तो मिल के सॉल्व किया जाएगा। पार्टिसिपेशन रखा जाएगा, जो भी डिसीजन लेंगे तो आप बिना पूछे किसी से नहीं लेंगे, मतलब अपने इंप्लॉइज या वर्कर से। एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे, लीडर बनाएंगे इसमें, जो सारे इंप्लॉइज और वर्कर्स के प्रॉब्लम को लेके जाएगा टॉप मैनेजमेंट तक, उसका भी सॉल्वेशन कराएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, तो ये भी इसके अंदर मेंटेन किया जाता है। फिर आता है इमर्जिंग इशू, जो आजकल के इश्यूज में फंक्शन में अवेलेबल है। तो पर्सनल रिकॉर्ड रखिए, सबकी पर्सनल ऑडिट रखिए, एचआर अकाउंटिंग रखिए, ठीक है, काउंसलिंग करिए प्रॉपर। फिर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी अवेलेबल कराइए और खासकर इंटरनेशनल एचआरएम को अपने कंपनी के अंदर शामिल करिए। तो ये थे आपके फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट इज द एंड ऑफ लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 2 पार्ट इसके हो गए, एक पार्ट 1 था, आज में पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। तो 2 आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 2 लेक्चर में आपका एक पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट खत्म हो गया। ठीक है, कल जो है हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।